नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेके आ चुका हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू। देखिए, ये जो पीवाईक्यू है ये आज इसका पार्ट 6 है। इससे पहले मैं 5 पार्ट आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण पीवाईक्यू को डिस्कस किया है। देखिए, जो पीवाईक्यू सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आपके देखिए कर एवं राजस्व निरीक्षक के लिए, साथ ही साथ आपका जो हाईकोर्ट में आपके कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली है, उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे एक काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ रहने वाली है। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो को शेयर उन सभी अभ्यर्थियों तक कर दीजिएगा जो लोग कर एवं राजस्व निरीक्षक उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा निकाली गई भर्ती हाईकोर्ट के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी तक आज की इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। देखिए, इससे पहले जो 5 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें मैंने लगभग आपको 30 क्वेश्चन आपको बता दिए थे। आज हमारा 31वें सॉरी देखिए, आज हमारा 31वें क्वेश्चन से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे, 30 क्वेश्चन, और काफ़ी डिटेल में इन सभी को मैंने डिस्क्राइब भी आप सभी लोगों के सामने किया था। आज हम बढ़ने जा रहे हैं 31वें क्वेश्चन से आगे। ठीक है, आपका देखिए 31वां क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने सबसे पहले किस वर्ष से बिजली का उत्पादन आपका शुरू किया था? ये काफ़ी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1969। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ कि भारत में जो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, इसने सबसे पहले अक्टूबर 1969 में बिजली का उत्पादन शुरू किया था। भारत में जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, और जिसे तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? ये आपको बताना है कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी। ठीक है, देखिए आपका जो प्रायद्वीपीय पठार की महानदी है वो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो पश्चिमी घाट से कौन कौन सी निकलती है? वो निकलती है आपकी कृष्णा होगी, गोदावरी, कावेरी होगी, आपकी गोदावरी होगी। ये नदियाँ आपकी पश्चिमी घाट से निकलती हैं। वैगई नदी ये भी आपकी पश्चिमी घाट से निकलती है। आपको पश्चिमी घाट का कई बार मैंने एक चीज़ ये भी देखा है कि कई बार क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाता है, बताइए पश्चिमी घाट का अन्य नाम, या फिर पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से जानते हैं? तो इनको पश्चिमी घाटों को जानते हैं आपका सह्याद्री पहाड़ियाँ। ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, जनगणना 2011 के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके लिंगानुपात के सही अवरोही, याद रख लीजिए इस शब्द को, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्या होता है? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि सबसे छोटा आंकड़ा, उससे बड़ा आंकड़ा, उससे बड़ा आंकड़ा, उससे बड़ा आंकड़ा। तो ये आपका क्रम कहलाता है आरोही क्रम। अवरोही का अंतर अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ा आंकड़ा, उसका उससे छोटा आंकड़ा, उसके बाद उससे छोटा आंकड़ा। तो ये अवरोही क्रम बताना है। तो हमें वो लिंगानुपात क्रम बताएं जो अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। लिंगानुपात यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, फिर उसका कम लिंगानुपात। तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले केरल का, उसका फिर तमिलनाडु, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, यहाँ पे संरक्षित जैव मंडल दिए हैं और आपको उनके राज्य दिए हैं। तो आपको मिलान करना है कि कौन सा संरक्षित जैव मंडल किस राज्य में स्थित है। ठीक हो गया। सबसे पहले बात करते हैं आपका शेषाचलम की। देखिए, आपका जो शेषाचलम जो जैव मंडल है वो है आपका आंध्र प्रदेश। पहले का आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यानी कि शेषाचलम जो आपका जैव मंडल है वो दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाटों के शेषाचलम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। देखिए, आपका जो शेषाचलम है वो आंध्र प्रदेश में पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें क्या है, किसका भंडारण है सबसे बड़ा? इसमें सबसे बड़ा जो भंडारण है वो है आपका लाल चंदन का। याद रखेंगे, लाल चंदन का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ पे? आपका शेषाचलम संरक्षित जैव में। ठीक है, जैव मंडल में, वो जो कहाँ पे है? आपका आंध्र प्रदेश में। अगली बात करते हैं हम आपका अगस्त्यमलई।
अगस्त्य मलाई जो है आपका जैव संरक्षित जैव मंडल, ये आपका है आपका कहाँ पे, ये हो जाएगा आपका केरल में, दूसरे का तीसरा। ठीक है, देखिए जो आपका अगस्त मलयालम जैव मंडल रिजर्व है, ये केरल और तमिलनाडु में दक्षिणी पश्चिमी घाटों में स्थित है। 2001 में स्थापित रिजर्व का नाम अगस्त्यमाला शिखर इससे मिला है। यह 2016 में यूनेस्को के जीवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला है आपका देखिए नोकरेक। जो आपका नोकरेक है यह कहाँ पे है, यह है आपका मेघालय, ये आपका हो जाएगा मेघालय। देखिए आपका जो नोकरेक है यह उत्तर पूर्व भारत में पहला आरक्षित जैवमंडल है। नोकरेक जो है आपका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा संरक्षित जैवमंडल के वैश्विक नेटवर्क में शामिल करने के लिए कब नामित किया गया, इसको नामित किया गया आपका 2009 में। यह भारत में पाए जाने वाले एकमात्र वानर हॉर्नबिल गिब्बन की एक बड़ी आबादी का घर है नोकरेक, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला लास्ट बनता है आपका मानस। तो मानस कहाँ है, मानस है आपका असम में, असम राज्य में स्थित है आपका मानस। बहुत सारे लोगों को मानस याद रहता है, लेकिन अगले ये 3 याद नहीं रहते, तो इसमें आपका कन्फ्यूजन था ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में। तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो मानस है ये बायोस्फीयर रिजर्व भारत में असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्कन लावा का विस्तार सर्वाधिक है। आपको बताएं सर्वाधिक दक्कन लावा कहाँ पे है, तो ये है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में आपका दक्कन लावा का विस्तार सर्वाधिक है। दक्कन लावा पठार का मुख्य रूप से पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो कौन सी है, काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी या क्या कहा जाता है, काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कितने देश चीन के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार देखने को मिला है, पूछा गया है आयोग के द्वारा कि कितने देश ऐसे हैं जो चीन के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। जो 14 देश हैं वो चीन के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे लंबी है। ये भी आपको पता ही होगा। तो एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो सबसे लंबी है। एंडीज पर्वत श्रृंखला यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे के साथ एक सतत उच्च भूमि है। इसकी जो अगर लंबाई की बात करूँ तो इसकी जो लंबाई है वो है आपका 7000 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करूँ तो चौड़ाई इसके 200 से लेकर 700 किलोमीटर के बीच में इसकी एंडीज पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई है। लंबाई होगी 7000 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी होगी 200 से 700 किलोमीटर के बीच में। देखिए उम्मीद करता हूँ कि मैं आप सभी लोगों को जो आज की क्लास लाया हूँ वो आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण की पॉइंट भी लेके आया हूँ ताकि आपको ये PYQ के साथ साथ अन्य जो आपकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी आपकी यहाँ पे क्लियर होती रहें, ताकि आपकी आज की जो हमारी महत्वपूर्ण क्लास है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, और स्टार मार्क लगा दीजिएगा आप इसमें कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन साझा करती है, तो ये करते हैं आपकी बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। देखिए जो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगर मैं इसकी सीमा की बात करूं, भारत के साथ कितनी लंबाई में सीमा साझा करता है, तो वो करता है 4096 किलोमीटर के आसपास। ये आंकड़ा है आपका 4096 किलोमीटर के आसपास। यह यानी कि बांग्लादेश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यह सीमा को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपको, इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, रेड क्लिफ के रूप में जाना जाता है, जिसे 1947 में भारत के विभाजन के दौरान सर सीरियल रेड क्लिफ द्वारा खींचा गया था। पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, बांग्लादेश के साथ साझा करने वाले राज्य, भारतीय राज्य जो आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहला आपका पश्चिम बंगाल। आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल आपका सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ सीमा का सबसे लंबा खंड साझा करता है। लगभग कितना, 2217 किलोमीटर, 2217 किलोमीटर के आसपास ये सीमा साझा करता है। असम की बात करूँ, दूसरा है आपका असम। असम लगभग करता है आपका 263 किलोमीटर। अगला करता है मेघालय। मेघालय आपका करता है आपका
443 किलोमीटर। ठीक हो गया। अगला करता है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा लगभग आपका 856 किलोमीटर के आसपास सीमा साझा करता है। मिज़ोरम करता है आपका अगला, मिज़ोरम ये करता है आपका 318 किलोमीटर के आसपास। ठीक है। तो ये जो राज्य हैं इनके मैंने आपके सामने इनकी जो सीमा साझा करते हैं उनकी लंबाई भी मैंने आप सभी लोगों को बता दी है। तो लगभग लगभग इतनी सीमा ये साझा करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारे आज का जो क्लास है वो काफ़ी समझ में आ रही होगी, आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास बनी होगी। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस जो वीडियो को जितने भी अभ्यर्थी लोग देख रहे हैं, जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी देख रहे हैं, आज की इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी भी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और आजकल एक नया ऑप्शन हाइप का आ रहा है, तो आप चाहें तो हमें हाइप भी दे सकते हैं कमेंट के बगल में। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए हडसन खाड़ी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हडसन खाड़ी से संबंधित। तो देखिए आपके जो हडसन खाड़ी है वो आपकी कनाडा में स्थित है। हडसन खाड़ी किस देश में स्थित है, कनाडा में स्थित है। देश यहाँ पे क्या है आपका, कनाडा में जो हडसन खाड़ी है यहाँ पे खारे पानी का एक विशाल जल निकाय है कनाडा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था डेथ वैली, कई बार मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, आप लोग भी देखेंगे आने वाले क्वेश्चन पेपरों में डेथ वैली से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है डेथ वैली। तो डेथ वैली किस देश में स्थित है, तो डेथ वैली है आपका अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है आपका डेथ वैली। देखिए जो आपकी मृत घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। यह एक रेगिस्तानी घाटी है और यहाँ पे क्या होता है कि जब गर्मी बढ़ने पर दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक हो जाता है आपका ये कैलिफोर्निया। तो वहाँ इसलिए इसको कहाँ पर क्या कहा जाता है, डेथ वैली कहा जाता है। डेथ वैली कहाँ पे है, अमेरिका के कैलिफोर्निया के पूरी कैलिफोर्निया में स्थित है आपकी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। देखिए अब यहाँ से कुछ जो शब्द हैं ये कानूनी से संबंधित यहाँ पे हैं, जिसका आपके यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके पेपर है इससे कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आएंगे नहीं लीगल एडवाइजरी, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। बाकी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा लैगून झील नहीं है। आपको बताना कि कौन सी झील आपकी लैगून झील नहीं है। तो ये है आपका पेरियार झील। पेरियार जो झील है आपकी लैगून झील नहीं है। ठीक है। देखिए लैगून होता क्या है, समुद्र लैगून झीलें होती क्या है, लैगून है क्या। देखिए लैगून जो होती है, लैगून झीलें समुद्र या फिर महासागरों के किनारे बनने वाले एक उथला या फिर आप कह सकते हैं कम गहरा जल क्षेत्र होता है, जिसको क्या कहा जाता है, लैगून कहा जाता है। तो कौन सी झीलें लैगून झीलें हैं, तो पुलिकट झील की बात करें तो पुलिकट झील भारत में दूसरे सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। ठीक हो गया, याद रखिएगा इस वर्ड को। मैंने कहा कि जो पुलिकट झील है भारत में दूसरा सबसे बड़े खारे पानी की लैगून झील है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर श्रीहरिकोटा के बैरिकेड द्वीप पर स्थित है आपकी पुलिकट झील। अगला है आपका चिल्का झील। चिल्का झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। वह सबसे लंबी, पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी आपकी लैगून झील कौन सी है, तो सबसे लंबी जो लैगून झील है वो कौन सी आपकी चिल्का झील। यह क्या है, यह दया नदी के मुहाने पर स्थित है जो बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, बहती है। चिल्का झील एशिया की सबसे लंबी है, सबसे बड़े खारे पानी की लैगून और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून है। ये आपको याद है। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखें। सबसे पहले चिल्का जो झील है आपकी, ये है आपकी, सॉरी इसको मैं डिलीट करवाना था, जो आपकी जो चिल्का झील है यह है सबसे पहले सबसे बड़ी लैगून झील। साथ ही साथ आपकी एशिया की सबसे लंबे खारे पानी की, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है चिल्का झील। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे ये भी आपका कानूनी शब्दावली से संबंधित है। सारी कानूनी शब्दावलियाँ हैं इसमें। यहाँ से आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 1933 में कैम्ब्रिज में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसने किया था, तो ये क्या था आपका चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चौधरी जो रहमत अली है उन्होंने 1933 में कैम्ब्रिज में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक हो गया। देखिए जो आपके चौधरी रहमत अली
एक पाकिस्तानी राष्ट्रवादी थे जो पाकिस्तान राज्य के निर्माण के शुरुआती प्रस्तावकों में से एक थे। उन्होंने क्या किया था, दक्षिण एशिया में एक अलग मुस्लिम मातृभूमि के लिए पाकिस्तान नाम बनाने का श्रेय दिया जाता है आपका चौधरी रहमत अली जी को। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त किसने शुरू किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए, भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो ये क्या था आपका सर थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त सर थॉमस मुनरो ने शुरू किया। थॉमस मुनरो ने 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्य किया। ठीक है, थॉमस मुनरो ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। साथ ही रैयतवाड़ी व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले किसने किए थे? चार्ल्स रीड ने की थी। ये आपको पता होना है, सबसे पहले किसने की थी इसको? चार्ल्स रीड ने। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए 64वां है आपका, विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधारों के संदर्भ में सही विकल्प क्या है? इन्होंने सती प्रथा समाप्त की, बिल्कुल करी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठगी प्रथा का अंत किया, बिल्कुल, ठगी प्रथा का अंत भी इन्होंने ही किया है। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई, बिल्कुल, कन्या हत्या जो भ्रूण हत्या है उस पर भी रोक लगाई थी। तो उसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बात करते हैं देखिए विलियम बेंटिक की, तो इन्होंने सती प्रथा, जैसे मैंने आपको बताया, ठगी और कन्या भ्रूण, इन तीनों पे तो इन्होंने रोक लगाई थी। बात करते हैं सती प्रथा समाप्ति की। देखिए बंगाल में जो एक मिनट है, सती प्रथा, हाँ, इन्होंने सती प्रथा का समापन किया था, समाप्ति की थी इनमें विलियम बेंटिक के द्वारा। बंगाल सती विनियम, जिसमें ब्रिटिश भारत के सभी न्यायालयों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। कब था ये? था आपका 4 दिसंबर 1829 को। तत्कालीन जो उस टाइम पे गवर्नर थे आपके जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके द्वारा पारित किया गया था। क्या किया गया था? बंगाल सती विनिमयम। ठीक है, अगला था इसमें देखिए ठगी प्रथा का अंत कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1830 से लेकर 1837 के बीच में क्या हुआ था? आपका ठगी प्रथा का अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये भी अदालत से संबंधित है। अगला हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा अदालत प्रणाली कब लाई गई थी? ये भी पूछा जा सकता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अदालत प्रणाली कब लाई गई? तो ये लाई गई थी आपकी 1772। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ता है देखिए, 1857 के विद्रोह को किसने सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी? सुनियोजित, तो ये किसने दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1857 के विद्रोह को विनायक दामोदर सावरकर ने सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। जो कि वी.डी. सावरकर है, इन्होंने अपनी पुस्तक में 1857 के विद्रोह को एक नियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था। जो वी.डी. सावरकर है, उनका अगर जन्म की बात करूं तो इनके जन्म हुआ था आपका 28 मई 1883 को। ये 83 है। ठीक है, 1883 को नासिक के भागलपुर गांव में हुआ था, 28 मई। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। बताइए विनायक दामोदर वी.डी. सावरकर जो हैं आपके, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1883 में हुआ था। अगला है आपका देखिए, लॉर्ड रिपन के सुधारों के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है आपके। लॉर्ड रिपन के सुधारों के सही संदर्भ को चुनना है आपको। तो फैक्ट्री अधिनियम 1881 बिल्कुल सही। शिक्षा में सुधार किया है, बिल्कुल सही। भूमि और किराएदारी सुधार किया है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, उपरोक्त सही, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ये क्वेश्चन मैं शायद इससे पहले भी मैंने पीआई की करवाए हैं और उनमें भी डिक्टो यही क्वेश्चन आया था कि प्लासी की लड़ाई किस वर्ष से लड़ी गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको पता ही होगा प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो प्लासी का युद्ध था 23 जून 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत की थी इस युद्ध की ने।
और प्लासी का जो युद्ध था आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निर्णायक जीत थी, प्लासी का युद्ध। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अवध और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए बक्सर का युद्ध लड़ा गया था आपका 22 अक्टूबर 1764। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 भारतीय शासक, उसमें कौन कौन भारतीय शासक में? सबसे पहला था आपका बंगाल के पूर्वी नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों के बीच ये संयुक्त थे भारतीय शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। बक्सर का जो युद्ध था भारतीय इतिहास का निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार पर नियंत्रण दिलवाया था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के नेतृत्व किसने किया था उस टाइम पर? कई बार पूछा जाता है। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था आपका हेक्टर मुनेरो ने किया था। और इस युद्ध में कंपनी की जीत शाह आलम द्वितीय के आत्मसमर्पण के साथ 1765 में यह लड़ाई का क्या हो गया था? आपका समापन हो चुका था। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ये तो आपका ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा आपका 71वां। अगला क्वेश्चन आपका 72वां क्वेश्चन है आपका, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सवाल है कि क्रिप्स जो मिशन है वो भारत में कब आया? तो आप सभी को पता ही होगा कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल के गठबंधन की सरकार में क्या थे? आपके श्रम मंत्री थे। इनका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव तो बहुत सारे थे। महत्वपूर्ण प्रस्ताव की बात करूं तो सबसे पहला प्रस्ताव था इनका एक भारतीय प्रभुत्व स्थापित करना, देश के लिए एक नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन करना। इस तरीके से कुछ क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव थे। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, किसने बंगाल में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने स्थायी भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उम्मीद मैं ये करता हूँ कि हमारे द्वारा जो भी आपके सामने PYQ डिस्कस किए जा रहे हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको आज की क्लास पसंद आ रही है तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक शेयर हमें मोटिवेशन देता है कि हम और भी ज़्यादा मेहनत करें आप सभी लोगों के लिए। आप मेहनत तभी करेंगे किसी दूसरे के पीछे जब दूसरा आपके पढ़ाए हुए या फिर आपके कंटेंट के लिए इंटरेस्टेड होगा। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने भी PYQ लाऊं, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, इवन जब मैंने एग्ज़ाम निकाला तो मैंने भी बहुत सारे PYQ सॉल्व करे। कई बार होता क्या है कि हमारी गलतियाँ होती हैं और हम ही लोग 1 या 2 नंबर से पीछे रहते हैं। बस ये 1-2 नंबर ही महत्वपूर्ण होते हैं सिलेक्शन दिलाने के लिए। वो आपने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना के होगा कि मैं 2 नंबर से रह गया, मैं 3 नंबर से रह गया, मैं 0.25 से रह गया। तो यही चीज़ें होती हैं कि हम ईजी सवाल गलत कराते हैं, जो हमारे मुंह पर रटा हुआ क्वेश्चन होता है वो गलत कराते हैं। मेरे साथ खुद हुआ है ऐसा। तो आप लोगों से मैं कोशिश करता हूँ कि देखिए पिछले 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं ला पाया, जैसे कि मैं आपको पता ही है आज का SIR का काम चल रहा है और सरकारी विभाग में होने से एक नुकसान ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम जिस सेवा के लिए गए हैं हमें पहले प्रायोरिटी उसको देना होता है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, तब भी मैं देखिए आज मेरे को टाइम मिला तो मैंने सोचा कि चलो कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जाएँ आप लोगों के साथ, जो आपके आगामी आने वाले क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाएँ हैं उनमें आपका सहायक सिद्ध हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों के लिए जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर तैयार कर रहा हूँ। बहुत जल्द ही आपको इसकी कंबाइंड वीडियो मिल जाएगी, तो आप सभी लोग उससे भी अपना जो मैटर है वो तैयार कर सकते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं हम आज की इस वीडियो की और आज का लास्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके संबंधित वर्षों से मिलान करना है आपको। देखिए विनिमय अधिनियम ये कब आया? आपका 1773 में। बात करते हैं आपका भारत सरकार अधिनियम, तो ये था आपका 1935 में। भारत परिषद अधिनियम ये था आपका 1861 में। और मार्ले मिंटो सुधार ये था आपका 1909 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। और जिन लोगों ने अभी भी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे कुछ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।